सुबह नाश्ते के वक्त शिवानी ने अपने पति सुमित से कहा, सुनो जी, थोड़ी देर के लिए अखबार नीचे रखो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो हमेशा की तरह आज भी सुमित ने गुस्से में कहा, क्यों? क्या अखबार पढ़ते हुए मेरे कान बंद हो जाते हैं क्या? बोलो जो बोलना है। सुमित की बात सुनकर शिवानी न डरते हुए बोली, अजी, मेरा सपना है कि मेरा एक बार महादेव के यहाँ घूम कर आऊँ, प्लीज़ आप मुझे ले चलो ना। इतना सुनते ही सुमित भड़क उठा, तुम्हारे बेतुके सपनों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, जाना है तो अकेली चली जाओ, कोई बच्ची नहीं हो तुम। अखबार एक साइड पटक कर गुस्से में बोलकर सुमित अपने दफ्तर के लिए निकल गया। शिवानी हमेशा ही सुमित के वक्त के लिए तरसती रहती थी, लेकिन सुमित या तो अपने काम में व्यस्त रहता या फिर अखबार और मोबाइल में। जब शिवानी उसे शिकायत करती तो वो कहती, शादी को 10 वर्ष बीत गया, बेटा भी बाहर पढ़ने चला गया और तुम चाहती हो कि मैं कॉलेज के लड़कों की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूं, तो ये मुझसे नहीं होगा। कभी कभी शिवानी का जी भी चाहता कि वो भी सुमित को इसी तरह जवाब दे कि वो भी हर वक्त उसकी मर्जी के अनुसार उसकी ज़रूरत के लिए उपलब्ध नहीं रह सकती, लेकिन फिर एक अजीब सा डर उसके मन में पनपने लगती है कि कहीं सुमित उसे अकेली छोड़कर चला न जाए, क्योंकि बचपन से ही शिवानी अकेले छोड़ जाने के डर से घर के सदस्यों से लेकर दोस्तों तक की हर बात चुपचाप मान लेती थी। और अब शादी के बाद भी उसकी यह स्थिति थी जिस सबके लिए वो ज़रूरत पूरी करने वाली एक मशीन भर थी। अकेली चली जाओ, ये सब शिवानी के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। आसपास लोगों की भीड़ देखकर उसे अजीब सी बेचैनी होती थी, इसीलिए अकेले सफ़र करना उसके लिए नामुमकिन था और ये बात सुमित भी अच्छी तरह से जानता था। शिवानी की आंखों से बहते हुए आंसू जब उसकी हथेली पर गिरे तब उसकी तंद्रा भंग हुई। उसने अपने आंसू पोंछे और स्वयं को समझाने के अंदाज में बोली, बस बहुत हो गया, मैं क्यों अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर कर रहती हूँ। मुझे समझना ही होगा कि मेरी परवाह करने वाला कोई नहीं है, और अगर दूसरा कोई परवाह नहीं करेगा तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपनी परवाह करना बंद कर दूँ। अब मैं भी अपने सपनों को सच करने के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी। लेकिन अगर सुमित नाराज़ हो गया तो? शिवानी के घबराते हुए दिल ने जैसे उसे कहा, तो अपनी घबराहट को संभालने की कोशिश करते हुए उसने फिर अपने आप को समझाया कि जो होगा देखा जाएगा। यही सोचकर शिवानी ने आखिरकार तय कर लिया कि अपने डर का सामना करते हुए अकेली सफ़र करेगी। शाम को जब सुमित घर पर लौटा तो शिवानी ने उसे कहा कि मैं अकेली सफ़र करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान अलमारी में एक जगह रख दिया है, खाने के लिए बाई को सब बता दिया है, क्या मैं कल जाऊँ? इतना सुनते ही सुमित ने अनमने ढंग से कहा, जब तुमने सब कुछ तय कर ही लिया है तो मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है। सुमित के स्वर में बेरुखी थी। शिवानी का जी तो चाहा कि वो भी चीख कर कहे, जब तुम अपनी मर्जी से बिना मुझे बताए अपने फैसले लेते हो तब सब सही होता है। आज मेरी बात आई तो बेरुखी झलकने लगी, लेकिन बेकार का दिमाग विवाद न हो इसलिए हमेशा की तरह वो चुप रह गई। लोटपोट पर अगले दिन की टिकट बुक करने के बाद शिवानी सोने चली गई। उसके मन में एक तरफ उत्साह था तो दूसरी तरफ अंजना सा डर भी। अगले दिन वह जब शिवानी के स्टेशन जाने का वक्त हुआ तो उसने सुमित से फ़ोन किया, क्या आप मुझे स्टेशन तक छोड़ देंगे? शहर में ऑटो रिक्शा की कमी नहीं है, बोलकर सुमित ने फ़ोन रख दिया। तो आज शिवानी ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने आप को समझाया, बस अब और नहीं। बैग उठाकर पहली बार आज उसने आत्मविश्वास के साथ घर से बाहर कदम रखा था। स्टेशन पहुंचकर जब वो ट्रेन में अपनी निर्धारित सीट पर बैठी तो उसकी धड़कने की रफ्तार मानो दोगुनी हो गई थी। अगल बगल बैठे अनजान लोगों को देखकर अंदर से वो बहुत डर गई थी, लेकिन भरसक कोशिश कर रही थी उसका डर उसके चेहरे पर न झलके। खुद को सहज करने के लिए उसने अपने बैग से एक किताब निकाली
और उसमें डूबने की कोशिश करने लगी। रेलगाड़ी के आगे बढ़ने के साथ साथ अंधेरा भी अपने पांव तेजी से पसार रहा था। अपने साथ लाया हुआ खाना खाकर शिवानी अपनी सीट पर लेट गई, लेकिन नींद आंखें से कोसों दूर थी। विचारों में डूबते उतरते जैसे जैसे तैसे रात गुजारी। अगली सुबह जब ट्रेन अपनी आखिरी पड़ाव पर रुकी, तब प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए शिवानी को यकीन नहीं हुआ कि वो अपने सपनों के शहर में आ गई है। अपने महादेव के बहुत नज़दीक बनारस में कदम रखते ही अकेले सफ़र करने का डर अब उसके मन से पूरी तरह से जा चुका था। उसने सोचा, एक बार सुमित को फ़ोन कर लेती हूँ। फिर ये सोचकर फ़ोन रख दिया कि डर डर कर बहुत परवाह कर ली मैंने सबकी, अब दूसरों की बारी है। अपनी तरफ से निभाने की अपने रहने के लिए शिवानी ने अपने ही होटल बुक करा लिया। ऑटो वाले को होटल का नाम बताकर वो चल पड़ी। बनारस की गलियों में शिवानी के उत्साह का आज ठिकाना नहीं था। अपने जीवन के डर के मुक्ति पाकर आज वो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। होटल पहुंचकर वो फ्रेश होने के बाद उससे पहले अपने महादेव के दर्शन करने काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ निकल गई। जब वो महादेव के समक्ष पहुंची तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि जिनके दर्शन उसने हमेशा सपने में ही किए थे, वो आज सचमुच उसके सामने प्रत्यक्ष थे। दर्शन करने के बाद घूमते घूमते शिवानी गंगा घाट पहुंची। वहां किनारे पर छोटी मोटी कई तरह की दुकानें सजी थी। तभी शिवानी की नज़र एक कोने में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला पर पड़ी जो चूड़ियाँ बेच रही थी। शिवानी उसके पास पहुंची और जाकर चूड़ियाँ दिखने लगी। चूड़ियाँ देखते हुए शिवानी बीच बीच में उस बूढ़ी महिलाओं को भी देख रही थी। उसे यूँ बार बार अपनी तरफ देखते हुए उस बूढ़ी महिला ने पूछा, क्या बात है बिटिया, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं नहीं अम्मा जी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी, शिवानी ने घबराते हुए कहा। तो वो बूढ़ी महिला बोली, अच्छा अम्मा जी कहती हो और घबराती भी हो, बताओ क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? नहीं अम्मा जी, मैं सोच रही थी कि आप इस उम्र में भी काम क्यों कर रही है, शिवानी ने कहा। तो उसकी बात सुनकर अम्मा जी हंसते हुए बोली, बस इतनी सी बात बिटिया, आज पहली बार किसी ने मेरे जीवन के बारे में जानना चाहा है। तो सुन, सारी ज़िंदगी मैंने अपने परिवार पर न्यौछावर कर दी, जो कि ज़्यादातर स्त्रियां करती है। अब बच्चे बड़े हो गए तो उनकी पूरी अपनी दुनिया है। पति को शुरू से ही मुझे खास मतलब नहीं था, तो मैंने सोचा खाली बैठकर बेकार की बातों सोच कर स्वयं को बीमार करने से अच्छा है कुछ काम कर लूं। चूड़ियाँ का मुझे सदा से शौक था, तो जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उससे ये छोटी सी दुकान सजा ली और वक्त भी कट जाता है और अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाने पड़ते हैं। बूढ़ी महिला ने शिवानी के हाथ में उसकी पसंद की चूड़ियाँ पहनाते हुए कहा। तो शिवानी ने हैरानी से पूछा, अम्मा जी, आपको डर नहीं लगा क्या कि आपके परिवार वाले नाराज़ हो जाएंगे, या फिर अगर आपकी दुकान नहीं चली तो क्या होगा? बेटा, हम स्त्रियां अपनी आधी ज़िंदगी तो ऐसे ही डर डर के गुजार देती हैं कि कहीं पिताजी नाराज़ ना हो जाए, भाई को बुरा न मान जाए, पति छोड़ न दे, या फिर बेटा मुंह न फेर ले। बस इन्हीं डरों के बोझ तले दबकर हमारे सपने, हमारी इच्छाएं जीवन भर दबी ही दबी रह जाती हैं। लेकिन अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर तो कम से कम इस डर से मुक्ति हो ही जाना चाहिए। और यही रही बात असफलता से डरने की, तो अगर हर इंसान डरने लगे तो क्या दुनिया में नित्य नए आविष्कार होंगे? क्या हम तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे? असफलता तो वो होता है जो कोशिश करना ही छोड़ देता है। बूढ़ी महिला की बातें सुनकर शिवानी को याद आया कि जब भी तो सुमित से कहती हूँ कि मैं कुछ काम शुरू कर लूँ,
क्या तुम तब सुमित उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुमसे भला क्या होगा, असफल होकर मुंह लटकाए तुम्हें रसोई में ही नजर आना है। और फिर शिवानी घबराकर अपनी योजनाओं को बक्से में बंद कर देती है। गंगा घाट पर बैठी हुई शिवानी गहरी सोच में डूब गई थी। कितनी सही बात कही उस अम्मा जी ने मुझे। जैसी पढ़ी लिखी बेवकूफ़ स्त्री से तो वो अक्षिति बूढ़ी अम्मा जी की काबिल है। कम से कम अपने दम पर कुछ कर तो रही है। क्या मैं ऐसी नहीं हो सकती? शिवानी ने स्वयं से सवाल किया तो उसके अंतर्मन ने उसे जवाब देते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकती? एक बार स्वयं पर भरोसा करके एकदम आगे तो बढ़ा, तभी तो कुछ कर पाएगी। मन ही मन कुछ तय करके शिवानी वहां से निकल ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र पास में हो रहे शोर शराबे पर पड़ी। उसने देखा एक आदमी किसी महिला का पर्स लेकर भाग रहा था, लेकिन वहीं खड़े एक कुत्ते ने उस पर झपट कर उसकी मंशा को नाकामयाब कर दिया था। कुत्ते से बहुत डरने वाली शिवानी मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप करते हुए वहां से जाने लगी तो उसने देखा कि चोट के मारे हुए पत्थर से कुत्ते के पैर पर गहरी चोट आई थी और खून बह रहा था। कुत्ते की आंखों में आंसू थे, लेकिन किसी का उसकी तरफ ध्यान नहीं था। शिवानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने पर्स वाली महिला से कहा, बहन जी, वो कुत्ते के पैर में चोट लगी है, आसपास में कोई दवा मिले तो लगा दीजिएगा। तो उस महिला ने बेफिक्र से कहा, इतनी परवाह है आपको तो आप ही लगा दीजिए ना। उसकी बातें सुनकर शिवानी के मन में गुस्सा भर आया कि कैसे कैसे सस फरामाइश लोग हैं दुनिया में। इस कुत्ते के वजह से ही इसको पर्स वापस मिला है, लेकिन फिर भी इसे दया नहीं आ रही है। आसपास मेडिकल की दुकान ढूंढकर वहां से दवा लेकर शिवानी कुत्ते के पास आई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुत्ते को छूने की। एक बार भी फिर से हनुमान चालीसा का जाप करते हुए वो हिम्मत जुटाकर कुत्ते के पास बैठी और रुई से दवा लगाकर जब उसने कुत्ते के घाव पर रखी तो कुत्ता अपनी जीभ से उसके हाथों को ऐसे लाने लगा मानो उसे धन्यवाद कर रहा हो। डरते डरते शिवानी ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछे और अपने बैग से बिस्किट निकालकर उसके सामने रखकर चली गई। थोड़ी दूर पहुंची तो वही कुत्ता उसके पीछे पीछे आ रहा था। देख शिवानी हैरान रह गई। आज पहली बार उसे किसी ने अपनेपन का एहसास दिया था। फिर तो शिवानी का ऑटो आगे आगे और कुत्ता उसके पीछे पीछे। जब तक शिवानी की ट्रेन प्लेटफार्म से आगे नहीं बढ़ी तब तक वो वहीं खिड़की के पास खड़ा रहा। ये लम्हा शिवानी ने हमेशा के लिए अपने मन में कैद कर लिया था। पहली बार उसे लगा था कि कोई तो है जो उसका भी शुभचिंतक है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी शिवानी के सारे डर पीछे छूटते जा रहे थे। अपने महादेव की कृपा से वो एक नई ही शिवानी बनकर अपने शहर वापस लौटी थी। जब शिवानी घर पहुंची तब तक सुमित दफ्तर के लिए जा चुका था। थोड़ी देर आराम करके सफ़र की थकान मिटाने के बाद उसने बिखरे हुए घर को धीरे धीरे साफ किया। शाम में जब सुमित घर लौटा तो शिवानी को देखकर उसने मन ही मन सोचा कि अब शिवानी ज़बरदस्ती अपनी बोरिंग कहानी सुनाकर दिमाग खराब करेगी। लेकिन उसकी सोच के विपरीत शिवानी बिल्कुल शांत थी। उसने सुमित से बस इतना ही कहा, खाना बन गया है, जब खाने का मन हो तो आवाज़ लगा देना। कहकर शिवानी अपने कमरे में चली गई। ये देखकर सुमित को एक पल के लिए अजीब लगा, लेकिन फिर वो अपने फ़ोन में डूब गया। अगले दिन सुमित के दफ्तर जाने के बाद शिवानी ने जानवरों के लिए काम करने वाली एक संस्था में फ़ोन किया, जहां एक नौकर की जगह खाली थी। शिवानी को साक्षात्कार के लिए बुलाया और पूछा कि वो ये नौकरी क्यों करना चाहती है। तो शिवानी ने कहा, मैं झूठ नहीं कहूँगी, अभी 2 दिन पहले तक मुझे जानवरों से बहुत डर लगता था, लेकिन फिर एक अनुभव ने मुझे एहसास करवाया
कि इंसानों से कहीं ज़्यादा जानवर हमारे अच्छे और सच्चे दोस्त साबित होते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे थोड़े से स्नेह के बदले ढेर सारा प्यार हमें वापस लौटाते हैं। इसीलिए आपकी संस्था के साथ जुड़कर मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। शिवानी के जवाब से संतुष्ट होकर संस्था के मालिक ने उसकी नौकरी पक्की कर दी तो शिवानी भी बहुत खुश थी। आज पहली बार उसने स्वयं अपने लिए कोई फैसला लिया था। जब शिवानी ने सुमित को अपने इस फैसले के बारे में बताया तो सुमित ने कहा, चलो अच्छा है, व्यस्त रहोगी तो मेरी जान भी नहीं खाओगी। शिवानी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर अपने काम में लग गई। संस्था में आए हुए घायल पशुओं की मरहम पट्टी करते हुए शिवानी को यूँ महसूस होता था जैसे उसका घायल मन भी अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। वक्त के साथ साथ शिवानी ने उस संस्था में अपनी एक खास जगह बना ली थी। राज्य सरकार की तरफ से विश्व पशु दिवस पर पशुओं के लिए काम करने वाली संस्थाओं को पुरस्कार देना तय किया गया था। इसके लिए सभी संस्थाओं से उनके 2 काबिल सदस्यों की सूची मांगी गई थी, तो शिवानी की संस्था ने अपनी तरफ से शिवानी और एक दूसरे सहयोगी का नाम भेज दिया था। आज कार्यक्रम की शाम थी तो शिवानी बहुत उत्साहित थी। एक बार उसका जी चाहा कि सुमित को साथ चलने के लिए कहे, लेकिन फिर उसकी बेरुखी को याद करके शिवानी ने उससे कुछ नहीं कहा। शाम को जब सुमित घर लौटा तब तक शिवानी कार्यक्रम में जा चुकी थी। वो इधर उधर शिवानी को ढूंढने लगा कि आज शिवानी अभी तक आई क्यों नहीं। तभी उसकी नज़र सामने टेबल पर पड़े हुए कार्यक्रम के कार्ड पर पड़ गई, तो न जाने क्या सोचकर सुमित भी कार्यक्रम में चला गया और जाकर पीछे बैठ गया। जब शिवानी को पुरस्कार लेने के लिए बुलाया और पुरस्कार लेने के बाद उसे चंद शब्द बोलने के लिए कहा गया तो शिवानी ने कहा, मैं बचपन से ही बहुत डरपोक किस्म की रही हूँ। अपने लिए फैसले लेने से बहुत डरती थी मैं कि कहीं अगर अपनों की मर्जी के खिलाफ जाकर मैंने कुछ किया तो वो मुझे अकेला न छोड़ दें। डर लगता था मुझे अकेले सफ़र करने से, घर से बाहर निकलकर कुछ काम करने के लिए कहीं असफल न हो जाऊं और सबके बीच मजाक का पात्र न बन जाऊं। और बहुत डरती थी मैं जानवरों से। लेकिन फिर मेरे महादेव ने मुझे एक सपना दिखाया और उस सपने की डोर थामे मैं अपने पति के कहने पर जब पहली बार अकेली बनारस के सफ़र पर निकली, तब एक एक करके मैं अपने इन सारे डरों से मुक्ति होती गई। बनारस मुक्ति और प्रेम के शहर ने मुझे सिखाया कि अकेले वो होता है जो स्वयं का हाथ नहीं थामता, जो अपने सपनों के लिए, अपनी खुशियों के लिए नहीं लड़ सकता, जो स्वयं से प्यार नहीं कर सकता, वो किसी और को भी खुशी नहीं दे सकता। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी वह ये थी कि हम इंसान कर धन्य हो सकते हैं, दोस्ती और प्यार के एहसास को नकार सकते हैं, लेकिन ये जानवर नहीं। आज जब मैं अपना हाथ थामकर जिंदगी के एक नए सफ़र चल पड़ी हूँ तो पहले की तरह अकेलेपन का एहसास मेरे साथ नहीं है। कोई खालीपन नहीं है, कोई डर नहीं है कि लोग मेरा साथ छोड़ देंगे, क्योंकि अब मैंने खुद अपना साथ देना सीख लिया है। असफलताओं से आगे बढ़कर लोगों के मजाक का मुस्कुराते हुए सामना करना और अपने सपनों के लिए जीना सीख लिया है। मैंने हाथ में पुरस्कार थामे डर के आगे जीत है, कहकर शिवानी स्टेज से नीचे उतर गई। शिवानी की बात सुनकर जहां सभी लोग तालियां बजा रहे थे, वहीं सुमित की आंखों से आज पहली बार पछतावे के आंसू बह रहे थे। जब शिवानी घर के लिए निकलने लगी तो सुमित ने पीछे से आकर उसका हाथ थाम लिया कि शिवानी ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो सामने सुमित को देखकर उसे सहसा यकीन नहीं हुआ। वो चुपचाप सुमित के साथ आकर गाड़ी में बैठ गई। रास्ते पर उनके बीच खामोशी पसरी रही। घर पहुंचकर सुमित ने शिवानी से कहा, हमेशा तुम्हें मुझसे
बातें करनी होती थी, लेकिन आज मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर शिवानी ने हैरानी से सुमित की तरफ देखे, ऐसे देखा जैसे नए सिरे से उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। सुमित ने कहा, शिवानी, मुझे एहसास भी नहीं था कि मेरे व्यवहार से तुम्हें इस कदर चोट पहुँचती है।